नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, एक बार फिर इस तरह के हालात बने हैं कि सावधानी, तैयारी, जानकारी, वो जो 3 मूल मंत्र कहे जाते हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, एक बार फिर वही हमारे सामने है। हम पूरे दिन कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लेकर जो हमारी तैयारियां हैं, इस लड़ाई को जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं उसे ही समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि इसी के जरिए, जानकारी के जरिए, उस तैयारी के जरिए ही इस लड़ाई में सब कामयाब हो सकते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है योगी जी आपका। हमने पिछले साल से देखा है, एक एक दिन जब जब कोरोना की ये लड़ाई रही है, सिर्फ अधिकारी आपके मैदान में नहीं रहे हैं, सड़कों पर नहीं रहे हैं, बल्कि आप भी रहे हैं। एक एक चीज का आपने ख्याल किया है। लेकिन अब जब दूसरी बार कोरोना योगी जी हमारे सामने आया है तो वो और भयावह स्थिति में आ गया है। कितना तैयार है उत्तर प्रदेश इस समय? देखिए, आपने जो बात कही है कि जो दूसरी लहर कोरोना की आई है ये पहले से ज़्यादा खतरनाक है, इसमें संक्रमण ज़्यादा है। और चूँकि हम लोगों का पिछले 1 वर्ष का अनुभव भी है और अभी 3 दिन पहले सभी मुख्यमंत्रियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बातचीत भी हुई थी, उनका मार्गदर्शन भी इसके लिए प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों के अंदर काफ़ी मामले बढ़े हैं। आप अनुमान करिए कि 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश में कुल जो मामले थे यह बहुत यानी 10,000 से भी कम थे, और आज ये संख्या बढ़ कर के फिर 71,000 तक एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। हमारे 5-6 जनपद में ज़्यादा ये संक्रमण है, जिसमें अभी मामले ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें लखनऊ है, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर। हम लोगों ने सब जगह के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, मैं स्वयं भी लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर का विजिट मैंने किया है। हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर का विजिट किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कानपुर और झांसी का दौरा करने के बाद हम लोगों ने इसके लिए व्यापक रणनीति तैयार की है। और उत्तर प्रदेश में जो पहले से ही हम लोगों ने रणनीति बनाई थी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस करना, 100% टेस्टिंग को बढ़ावा देना, टेस्टिंग का रेशियो भी आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट के रेशियो को भी हम लोगों ने 60-40 यानी 60% हमारा 60% आरटीपीसीआर के टेस्ट होंगे और 40% एंटीजन टेस्ट करके हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। फोकस टेस्टिंग को लेने के साथ ही लेवल 2, लेवल 3 के बेड्स की उपलब्धता व्यापक पैमाने पर कराए गए हैं, और स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के साथ भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए हैं। हमने सभी 75 जनपदों में आज के दिन पे हमारे पास बेड्स मौजूद हैं। सभी में ऑक्सीजन की अनवरत आपूर्ति की व्यवस्था भी की गई है। लेवल 2, लेवल 3 की यानी लेवल 2 में ऑक्सीजन युक्त बेड्स उपलब्ध हैं और लेवल 3 में वेंटिलेटर और HFNC के साथ में बेड्स हमारे पास उपलब्ध हैं। मैन पावर भी है। आज के दिन पे 2 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता उत्तर प्रदेश के अंदर है। हम लोग इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये जो नया स्ट्रेन आया है ये ईयरबॉर्न ज़्यादा दिख रहा है, ये देखने को मिल रहा है। जब पहले उसमें हम लोग आए थे तो उसमें वायु में इतना संक्रमण देखने को नहीं मिला था जैसा इस समय देखने को मिल रहा है। तो उसके प्रति भी अवेयर होते हुए हम लोग अपनी पूरी रणनीति के साथ मैदान में हैं। हमारा प्रयास है कि हम लोग फिर से इसको भी, इस दूसरी लहर को भी नियंत्रित करने में सफल होंगे। योगी जी, हम ये भी सुन रहे हैं, कई इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पर वैक्सीन जो है उसके डोज खत्म होते जा रहे हैं, यानी लोग ज्यादा आ रहे हैं और उन्हें नहीं लग पा रहे। क्या सच्चाई है इन खबरों में? क्योंकि बाकी राज्यों से तो जो बातें आ रही हैं वो है, लेकिन उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहरों जैसे गाजियाबाद, वाराणसी, यहाँ से इस तरह की चीजें सामने आती हैं। देखिए, वैक्सीन की कमी नहीं है, सिस्टम को ठीक करने में और व्यवस्थित करने में समय लग रहा है। देखिए, वैक्सीन एक नया अनुभव है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का ये
प्रोग्राम चल रहा है और इसमें हर एक व्यक्ति को 45 साल से ऊपर के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन दिया जाना है। उत्तर प्रदेश में जैसे 11 से 14 तक टीका उत्सव के रूप में मनाया जा रहा। आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म जयंती दिवस है, तो आज से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक यानी 14 अप्रैल तक एक विशेष टीका उत्सव के भी आयोजन है। जैसे आज हमारे 6000 केंद्रों में वैक्सीनेशन चल रहे हैं। मैंने स्वयं भी सुबह एक केंद्र का विजिट किया था। 6000 केंद्रों में वैक्सीनेशन चल रहा है। वेस्टेज रोकने के लिए एक व्यवस्था थोड़ा बनाई जा रही है कि जितने लोगों को बुलाया जाए उतने लोगों को वैक्सीन जरूर मिल जाए, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके, जिससे क्योंकि अब आप याद करिए कि वैक्सीन जब आया था तो कुछ जगहों पर 20 से 25% तक वेस्टेज था। आप अनुमान करिए जहां वैक्सीन की एक एक डोज की कीमत हो और वेस्टेज, इस डोज से किसी व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता, अगर वो वेस्टेज हो जाए उससे बचाने के लिए आवश्यक उसको एक सिस्टम के साथ जोड़ना। तो इसके लिए हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हर जनपद में बनाए हैं और उनसे कहा गया कि वे उतने लोगों को जितना वैक्सीन आप दे सकते हैं एक दिन में, जितना आपके पास मैन पावर है, जितने डोजेज हैं, उतने लोगों को आप सुनिश्चित करिए जिससे वैक्सीन के वेस्टेज को 1% से नीचे हम ला सकें और जो वेस्टेज होने से वैक्सीन बच रहा है, इस वैक्सीन का उपयोग हम अन्य लोगों को वैक्सीन देने में कर सकेंगे। तो ये प्लानिंग के स्तर पर राज्य सरकारों के द्वारा जो प्रारंभिक स्तर पर कार्य करने में थोड़ी बहुत कहीं शिथिलता रही होगी, उसके कारण समस्या आई होगी, अन्यथा पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल रहे हैं। और वैक्सीन के लिए भी राज्य में भी हमारे यहाँ पहले 10% से अधिक वेस्टेज था। बहुत सारे जिले हमारे ऐसे हैं जिन्होंने वेस्टेज को 3% से कम पर ले आए हैं और एवरेज 5 से कम पे हम लोग लेके आए हैं। हमारा प्रयास है कि इसको 1 से नीचे लेकर के आएँ। तो ये वेस्टेज को हम जितना ही कम कर पाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीन देने में सफल हो पाएंगे। तो ये जो मामला आया है उससे संबंधित है। वैक्सीन की आपूर्ति में फिलहाल कोई समस्या नहीं है और न कोई मुझे लगता है कि कोई समस्या इसमें आने वाली है। तो योगी जी, अगर महाराष्ट्र जैसा राज्य ऐसा कहता है कि उसके पास वैक्सीन नहीं मिल रहा है, उनके पास सप्लाई नहीं हो रही है, आप इसमें राजनीति देखते हैं या फिर आपको लग रहा है ऐसा ही कुछ मामला है वहां भी? अब देखिए, मैं महाराष्ट्र के बारे में बहुत नहीं बोल सकता, वहाँ बोलना भी नहीं चाहता हूँ। महाराष्ट्र में तो क्या क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। 25 करोड़ की आबादी हमारे पास है। हम लोग अब तक 90 लाख लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। जब हम 90 लाख लोगों को वैक्सीन उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं और वैक्सीन की आपूर्ति राज्यों की मांग के अनुरूप केंद्र सरकार के द्वारा निःशुल्क की जा रही है। इसके अलावा प्राइवेट सेंटर में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल भी अगर वैक्सीनेशन के साथ जुड़ना चाहेंगे तो उसके लिए कीमत तय कर दी गई है। मुझे लगता है कहीं कोई समस्या ही नहीं है। अब तो हर एक राज्य को उसमें आगे बढ़ के करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आबादी 24 से 25 करोड़ की है। उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा वेस्टेज को कम करने के लिए हम लोगों ने ही मना किया। हमने ही कहा था कि वेस्टेज हर हाल में कम होना चाहिए, प्रयास करें हम फेज वाइज इसको कम लेकर करके आए और इसके लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ हमने इसको जोड़ने की व्यवस्था करी और उससे काफ़ी अच्छा लाभ। आपने देखा होगा कि जिन जनपदों में 20 से 30% से अधिक वेस्टेज था वो धीरे धीरे करके 10 में आए, आज 7 में, फिर 5 में आ गए हैं। जहां 10% वेस्टेज था वह कम होकर के 3 पे आ चुके हैं। ये उसी, क्योंकि ये जो वेस्टेज से जो होने से जो वैक्सीन बचत होगी, क्योंकि वेस्टेज एक बार अगर कोई वैक्सीन खुली और उसको उस दिन उसी समय कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए उसका उपयोग नहीं किया गया तो वेस्टेज हो जाएगी वह। इसलिए ये प्रयास है कि जब कोई वैक्सीन खुले तो वह पूरी डोज उतने लोगों को, जितने लोगों के लिए आवश्यक है उतना लोगों को लग जाए, ये आवश्यक है। और उस सिस्टम को जहां पर पहले से बना के रखा गया वहां कोई समस्या नहीं है। जहां पे वहां इसको सिस्टम को लागू करने में या ट्रेनिंग के कार्यक्रम में थोड़ी भी शिथिलता बरती या ट्रेनिंग के कार्यक्रम को लोगों ने इसके साथ जोड़ा है तो वहां पे समस्याएं यही हैं। हम लोगों ने समय से सेंटर भी बनाए, जैसे आज हमारे 6000 सेंटर में हो रहे हैं
आप देखना 14 तारीख तक पहुंचते पहुंचते 8,000 सेंटर में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चलेंगे पूरे राज्य में। हमने 5 अप्रैल को 5 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया था एक दिन में। एवरेज 3-3.5 लाख प्रदेश के अंदर है, लेकिन उन स्थितियों में हम लोगों ने 5 अप्रैल को विशेष अभियान के तहत 5 लाख से अधिक लोगों को एक ही दिन में वैक्सीन दिया था। मुझे लगता है कि ये क्षमता, उतनी लोगों, ट्रेंड मैन पावर, उतने व्यवस्थाएं, क्योंकि वैक्सीन देना ही नहीं है, ऑब्जर्वेशन का भी जगह होना चाहिए। किसी व्यक्ति को वैक्सीन देना है तो हमें कोविड के नियमों का पालन करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करते समय भीड़ और भगदड़ न हो। दूसरा, वैक्सीन देने के बाद आधा घंटे तक वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है कि किसी प्रकार का कोई रिएक्शन तो नहीं है, तो इसके लिए वहां पर उनके लिए वेटिंग एरिया देना पड़ रहा है। तो जहां पे ये चीजें इतना क्रिएट करने के लिए राज्य सरकारों को भी अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। उत्तर प्रदेश ने व्यवस्था दी है, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हमारे यहाँ चल रहा है, और मुझे लगता है कि जो सावधानी, सतर्कता है, इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि जब लॉकडाउन जब केंद्र की तरफ से लगाया गया था, जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, उसके बाद भी जब उसे धीरे धीरे अनलॉक के दौर में भी यूपी ने काफी दिनों तक कड़ाई की थी। मुझे याद है कि वीकेंड्स में जो सप्ताहांत में किस तरीके से बाकी इलाकों की बनिस्बत यहाँ पर कुछ नियम कानून ज्यादा रखे गए थे। रात को लेकर जो कड़ाई यहाँ पर रही, आज की तारीख में जब बहुत सारे राज्य जो हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्या उत्तर प्रदेश इस बाबत विचार कर रहा है, या आपको लगता है कि उसके बिना काम चल सकता है? नहीं, देखिए, हम लोगों को जब देश के अंदर लॉकडाउन की आवश्यकता थी उस समय लॉकडाउन आवश्यक था। आज लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम लोगों ने इस बारे में पहले से व्यवस्था बना दी है। पहले दिन से ही हम लोगों ने व्यवस्था कर दी कि जहां 500 से ज़्यादा एक्टिव केस जिस जनपद में हो, या जिस जनपद में 100 पॉजिटिव केस पर डे आ रहे हैं, वहां पर आप नाइट कर्फ्यू लगाइए, यानी कोरोना कर्फ्यू, रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति उस दौरान वहां अनवरत होता रहे, इस बात को ध्यान रखा जाए। हमने बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभी स्कूल कॉलेजेस को, यानी 12वीं तक के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के सभी स्कूल कॉलेजेस को हम लोगों ने 30 अप्रैल के लिए पहले ही बंद कर दिया है। क्लब और कोचिंग को आज हम लोगों ने बंद करने के लिए कहा है। इसके अलावा कोई भी मांगलिक कार्यक्रम, कोई भी पब्लिक के कार्यक्रम, अगर वह बंद सभागार है तो 50 से अधिक लोग उसमें एकत्र न हो। खुले मैदान में है तो 100 से ज़्यादा लोग एकत्र न हो, लेकिन शर्त यह कि हर एक के पास मास्क होना चाहिए। जो सर्विस के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके हैंड ग्लव्स होने चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए। इन शर्तों के साथ वहाँ पे कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उसको पालन करते हुए इसके साथ ही हम परमिशन दे रहे हैं और इनको हम लागू कर रहे हैं। हमने कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। कंटेनमेंट जोन में एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट, एक कोविड पॉजिटिव कहीं से आ रहा है तो 25 मीटर का रेडियस को हम कंटेनमेंट जोन के साथ जोड़ रहे हैं। जहां पर 2 से ज़्यादा कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, 50 मीटर का रेडियस हम लोग ले रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग है तो फ्लोर वाइज हम इसको कंटेनमेंट जोन के दायरे में ले रहे हैं। वहां पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा बाकी अन्य गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रदेश के अंदर 4000 से अधिक स्थानों पर है जहां पे अवेयरनेस के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इन्फोर्समेंट की भी कार्रवाई हो रही है। मास्क न लगाने पर, अनावश्यक भीड़ भाड़ होने पर हम लोग वहां पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। अकेले कल 56,000 से अधिक चालान काटे गए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सब कार्रवाई भी साथ साथ चल रही है। देखिए, आर्थिक गतिविधियों को रोकने से एक कॉमन मैन प्रभावित होता है, एक गरीब पीड़ित होता है, स्ट्रीट वेंडर प्रभावित होता है। हम लोगों ने उसके लिए व्यवस्था दी है कि बाजारों में भीड़ भाड़ ना हो। स्ट्रीट वेंडर जहां पर हैं, फल मंडी है, सब्जी मंडी है, आप इनको खुले स्थान पर लगवाने की व्यवस्था करवाइए।
सैनिटाइज करिए। सैनिटाइजेशन की, स्वच्छता की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है, लेकिन हम पूरी तरह बंद कर दें आर्थिक गतिविधियों को, एक कॉमन मैन प्रभावित होता है, एक सामान्य नागरिक प्रभावित होता है, एक मजदूर प्रभावित होता है, एक कुली प्रभावित होता है, उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होता है। तो हम बचाएंगे भी, यानी व्यक्ति के जीवन को भी बचाएंगे और उसकी आजीविका को भी बचाना है। ये दोनों कार्यक्रम एक साथ लेकर के चलेंगे। नाइट कर्फ्यू, जिसको हम कोरोना कर्फ्यू के रूप में ले रहे हैं, इसको हम कड़ाई से लागू कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन को कड़ाई से लागू कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को 30 से 35 का एवरेज लेते हुए 100% उनकी टेस्टिंग की व्यवस्था, आरटीपीसीआर के टेस्ट को 60 से 70% तक करने, 30 से 40% एंटीजन टेस्ट करने की व्यवस्था के साथ हम इसको जोड़ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन की तरफ हम लोग जाने पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। योगी जी, आजीविका के साथ मैं आस्था का प्रश्न भी आपसे पूछना चाहूंगी। आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि जब चुनावों में रैलियां हो सकती हैं तो लोग अपनी आस्था के लिए बाहर क्यों नहीं निकल सकते हैं। एक लंबा अरसा बीत गया है सबके लिए। होली के त्योहार पर भी लोगों को लगा था कि शायद बाहर निकल पाएंगे, मिलजुल पाएंगे, लेकिन कहा गया परिवारों के साथ मनाइए। अब रमजान का जो महीना आने वाला है, जिसमें रात के समय ही ज्यादा चहल पहल नजर आती है, तो उस बाबत क्या सरकार ने कुछ सोचा है? देखिए, एक व्यवस्था बनाई गई है, ये जान को बचाने के लिए है। आस्था मनुष्य के लिए है, मनुष्य आस्था के लिए नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। और मुझे लगता है कि मुझ जैसा व्यक्ति से ज़्यादा आस्था के बारे में दूसरा कौन बताएगा। मैं तो आस्थावान व्यक्ति हूँ। मेरी आस्था मेरे अंतःकरण का भाव है। आस्था अंतःकरण के भाव होते हैं, आस्था प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है। इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। मनुष्य रहेगा तो वह अपनी आस्था को भी व्यक्त कर पाएगा। और इसीलिए हम लोगों ने एक बात को तय किया है कि धर्मस्थलों में 5 से अधिक लोग एक समय में न जाएं। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या कोई भी धर्मस्थल हो, 5 से अधिक लोग एक जगह में इकट्ठे न हों। ये उन लोगों के लिए ही उचित होगा। और वैसे भी हाई रिस्क कैटेगरी में हम धर्मस्थल में जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, गर्भवती महिलाएं भी होती हैं, बीमारियों से ग्रसित लोग भी जाते हैं। हमारा ध्यान होना चाहिए कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोगों को तो इस दौरान बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, और बगैर मास्क के तो कोई नहीं निकलेगा। ये पहले से ही व्यवस्था बना दी गई है। और हमें कल परसों में हम लोग सभी धर्म गुरुओं के साथ भी इसी संबंध में संवाद भी करने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के साथ आज हमारी राज्यपाल महोदय के साथ में सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी लोगों से इसमें सहयोग और सहभागिता की बात की जाएगी। कल स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ हम लोग संवाद करेंगे। परसों सभी धर्मगुरुओं से इसी के बारे में हम लोग अपील करेंगे। योगी जी, इस समय मैं पश्चिम बंगाल में हूँ और कोरोना से थोड़ा सा अलग आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर कूच बिहार में जिस तरह से हिंसा हुई, 4 लोगों की जान चली गई, उसके बाद ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि केंद्र के इशारे पर चल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल, जिसके शुरुआती चरण हमने देखा कि बिना हिंसा के यहाँ पर संपन्न हुए, लेकिन अब जो यहाँ पर परिस्थितियां दिख रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आज वेस्ट बंगाल में आप हैं, आपने 2 वर्ष पहले बंगाल के पंचायत चुनाव को देखा होगा, कितनी हिंसा हुई थी वहां पे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पंचायत चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं, और पंचायत चुनाव, मैंने जो आपको बताया ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव में जितने मतदाता हैं, इतना बहुत सारे राज्यों की आबादी नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट थी, 1,63,000 बूथ थे। किसी भी लोकसभा सीट या किसी भी बूथ पर कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर पंचायत चुनाव में व्यापक हिंसा हुई थी। लोगों को नामांकन नहीं भरने दिया गया था, जबरदस्ती मतदाताओं के नामांकन फाड़ दिए जाते थे। व्यापक हिंसा वहां तब भी हुई थी, चुनाव तार-तार हुई थी। लोकतंत्र को तार-तार करने का प्रयास तब भी टीएमसी की सरकार ने किया था। और लोकसभा चुनाव के बाद दौरान भी आपने देखा होगा, वहां हर संसदीय सीट में और ज़्यादातर बूथ में वहां हिंसा हुई थी। आज
कूच बिहार में जो कल की घटना है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये टीएमसी की हार को प्रदर्शित करता है कि टीएमसी हार से बौखलाहट में आकर के हिंसा पे उतारू हो चुकी है। और जिस तरीके से वहां पे गुंडागिर्दी टीएमसी के लोगों की है, तो मैं कई दिन वहां बंगाल में चुनाव प्रचार में गया हूं, मैंने बहुत नजदीक से देखा है कैसे लोग वहां पे अव्यवस्था फैला रहे हैं, लोकतंत्र का कैसा खिल्ली उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है बंगाल के अंदर। इसलिए बंगाल की जनता टीएमसी से मुक्ति चाहती है। योगी जी, अंतिम प्रश्न और कोरोना से जुड़ा हुआ मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि वो पुस्तकों में है नहीं लिखी गई इसकी कहानी, सब अपने अनुभव से सीख रहे हैं। एक साल में जिस तरीके से आपने इस पूरे महामारी को देखा है, परखा है और उसके लिए तैयारियां की हैं, इस दूसरे वेव के समय आप क्या कहेंगे कि आपने ऐसी कौन सी चीज सीखी है जिसके जरिए आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी के बावजूद वहां पर चीजें नियंत्रित कर पाए? देखिए, उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन के बारे में पहले फेज में जो कार्य किया है वह देश का भी और दुनिया का भी एक मॉडल बना था। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के सहयोग से बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास करेगा। और हमें यहाँ प्रदेश के अंदर अपने नागरिकों की जान भी बचानी है, उनकी आजीविका पर भी किसी प्रकार का संकट नहीं आने देना है। जीवन को भी और उनकी जीविका को भी, दोनों को हम हर हाल में बचाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने अपनी पूरी कार्य योजना लागू कर दी है। हर व्यक्ति इस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम प्रदेश की जनता का सहयोग ले भी रहे हैं, उनको सहयोग दे भी रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का जो पिछले एक वर्ष का अनुभव है, ये अनुभव हमारा प्रशासन भी, हमारे जनप्रतिनिधि भी और मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी मिलकर के एक टीम भावना के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे। बहुत धन्यवाद।